नमस्कार, मैं संजीव चंदन और स्त्री काल में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लोग बातचीत करेंगे। मेरे साथ होंगे मनीष आनंद, वरिष्ठ पत्रकार, लाइव दैनिक के फाउंडर संपादक। आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं पप्पू यादव की बेचैनी को लेकर या पप्पू यादव की स्ट्रेटजी को लेकर या पप्पू यादव की प्लानिंग के इस्तेमाल को लेकर। ये 2 या 3 ही सूरत हो सकते हैं जो पप्पू यादव के अलग अलग इंटरव्यूज के जरिए और पप्पू यादव के एक्टिविटीज के जरिए, उनके बयानों के जरिए सामने आ रहे हैं। इसके बैकड्रॉप में एक बैकड्रॉप है। इसके बैकड्रॉप में है कल के महागठबंधन की बैठक और उसके भी बैकड्रॉप में है एक बैकड्रॉप। तो हम इसका भी एनालिसिस करने वाले हैं कि कल के महागठबंधन की बैठक का जो सामने दृश्य है और जो पीछे का दृश्य है वो क्या है, पीछे क्या क्या घटित हुआ हो रहा है और सामने कल की बैठक में क्या हुआ। और तीसरी बात जो हम लोग अगले आधे घंटे में बात करने वाले हैं वो ये है कि पैरेलल, हालांकि हमने इसकी बात कही पप्पू यादव के प्रसंग में, लेकिन पैरेलल एक बड़ा सम्मेलन करने की घोषणा और एक बैठक करना पप्पू यादव का क्या संकेत देने वाला है। पप्पू यादव क्या बीजेपी की तरह बीजेपी को फॉलो कर रही है कांग्रेस और चिराग पासवान बनाने की कोशिश में है। चिराग पासवान का मतलब है कि नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान का इस्तेमाल किस तरह से बीजेपी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में किया, क्या उसी तरह कांग्रेस पप्पू यादव का इस्तेमाल तेजस्वी यादव के खिलाफ करने जा रही है। इन सब पर बात करेंगे। लेकिन मैंने कहा कि एक बैकड्रॉप है और बैकड्रॉप है ये बैठक, महागठबंधन की बैठक, और इस बैठक के पीछे भी एक बैकड्रॉप है। वो बैकड्रॉप आप जरा देखिए। इस बैकड्रॉप में तेजस्वी यादव चेहरा है। बाकी पार्टियों के ऊपर में आप देख रहे होंगे तो ऊपर में सबके सिंबल्स हैं। राष्ट्रीय जनता दल के का सिंबल है, हाथ कांग्रेस का सिंबल है, सीपीआई का सिंबल है, सीपीआईएम का सिंबल है, सीपीआईएमएल का सिंबल है, आपका ये मुकेश सहनी की पार्टी का भी सिंबल है। लेकिन चेहरा एक है, तेजस्वी यादव। नीचे भी थोड़ी बैठक में भी बदलाव आया है। अक्सर हमने यहाँ ये सवाल उठाया है और सवाल हमारे साथ बैठे कई पैनलिस्टों ने, खासकर हेमंत कुमार ने भी, वरिष्ठ पत्रकार ने सवाल उठाया सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर के। इस बार का जरा सिटिंग अरेंजमेंट भी देख सकते हैं कि तो दीपंकर भट्टाचार्य को काफी प्रमुखता मिली है। ऐसे बड़े कद के नेता भी हैं, तो अच्छा किया कि उनकी पार्टी के लोगों को खास तवज्जो नहीं ही मिल रही थी। तो दीपंकर साहब चूंकि इस आयोजन में खुद आए तो एक खास तवज्जो भी दिखाई पड़ता है और वो सीन में सब कुछ बेहद साफ साफ है। तो हम लोग बातचीत करेंगे। अब देखिए मनीष जी ने ज्वाइन कर लिया हमें। हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं इस प्रसंग में कि पप्पू यादव, दोनों प्रसंगों में पप्पू यादव, ये जो बैकड्रॉप है, बैकड्रॉप के पीछे का जो बैकड्रॉप है वो क्या कहता है और दूसरा पप्पू यादव की एक्टिविटीज क्या कहती है। बहुत बारीक नजर रखते हैं मनीष आनंद जी। मैंने इनके बारे में बताया कि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और लाइव दैनिक के फाउंडर संपादक भी हैं। एक बार स्वागत है मनीष जी आपका एक बार फिर से स्त्री काल में। स्त्री काल के दर्शक आपसे परिचित रहते रहे। सबसे पहला सवाल जो हमने इंट्रो में रखा, कल के महागठबंधन की बैठक पर बाद में आते हैं, लेकिन महागठबंधन के पैरेलल पप्पू यादव ने बैठक की। क्या बेचैनी है। पप्पू यादव वहां भी पहुंचे थे, तेलंगाना पहुंचे थे, कहा कि बुलाया गया है लेकिन उन्हें मीटिंग में शामिल नहीं होने दिया गया। लगातार कांग्रेस के साथ अपना लगाव भी बता रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। कांग्रेस उन्हें तवज्जो भी देती हुई नहीं दिखाई दे रही है। पप्पू यादव कह रहे हैं गांधी मैदान में मैं बड़ा सभा करूंगा और प्रियंका जी या राहुल गांधी को बुलाऊंगा। जन अधिकार पार्टी उनका पहले शामिल हो चुकी है उसमें, कहते हैं कि दोबारा शामिल कराऊंगा, लाखों कार्यकर्ताओं को शामिल कराऊंगा। क्या है ये सब पप्पू यादव खुद कर रहे हैं या कांग्रेस उनका
चिराग पासवान करने जा रही है। चिराग पासवान का अर्थ है कि जिस तरह बीजेपी ने चिराग पासवान का इस्तेमाल किया, क्या पप्पू यादव का इस्तेमाल होने जा रहा है? मनीष, दोनों सवाल। देखिए, पप्पू यादव एक तरफा प्यार में है, ये सच है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का उनके प्रति झुकाव नहीं है। दो नेता बिहार में ऐसे हैं जिनका तेजस्वी यादव से एक तरीके से कहे तो एक ईगो की लड़ाई है, एक कन्हैया कुमार और एक पप्पू यादव। दो नेताओं से तेजस्वी यादव, उन दो नेताओं के साथ तेजस्वी यादव बहुत कंफर्टेबल नहीं रहते, नहीं दिखते हैं, वो चाहते भी नहीं कि एक फ्रेम में ही वो लोग आए। इसलिए कन्हैया कुमार का तो आपने देखा होगा कि कन्हैया कुमार ने अपनी बिहार में यात्रा की, जैसे तैसे वो यात्रा समाप्त हुई। राहुल गांधी 15 मिनट 20 मिनट के लिए सही, लेकिन उनके कार्यक्रम में शामिल भी हुए बेगूसराय में। तो कन्हैया कुमार के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने अपनी ताकत भी दिखाने की कोशिश की। वो कितना सफल हुआ, कितना सफल नहीं हुआ, ये अलग बात है। लेकिन जो मैसेज उनको देना था तेजस्वी यादव को, आरजेडी को, वो आरजेडी को मैसेज देने में वो कामयाब हुए। और भले लोगों को ये लगता होगा कि कांग्रेस पार्टी के पास उस तरीके का संगठन नहीं है, विधायक भी नहीं है, बीजेपी माफ करिएगा आरजेडी वहां पर बहुत मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं, आरजेडी वहां पर बड़े भाई की भूमिका में है। लेकिन जो कांग्रेस को करना था वो कांग्रेस ने कर दिया है और करने की कोशिश भी कर रही है, उसके संकेत भी मिल रहे हैं। कल जो तेजस्वी यादव की बैठक हुई, तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में, उस बैठक की खास बात ये रही कि ये बैठक कोई पार्टी ऑफिस में नहीं हुई कि कांग्रेस ऑफिस में या आरजेडी ऑफिस में, किसी ऑफिस में हो, ये किसी तीसरे स्थान में हुई। एक आरजेडी के नेता हैं, उन्हीं के रिजॉर्ट में ये पार्टी का मतलब बैठक का आयोजन किया गया। और बड़ा आश्चर्य लगेगा कि इस बैठक में तेजस्वी यादव को, जो कांग्रेस के बिहार प्रभारी हैं, उन्होंने करीब 1 से 1.5 घंटे का इंतजार कराया। तो 1 से 1.5 घंटे के कांग्रेस प्रभारी अगर कांग्रेस अध्यक्ष कराए तो समझ में आता है, मतलब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी इंतजार कराए तेजस्वी यादव को तो समझ में आता है। लेकिन अगर कहा ये जा रहा है, आप उस बैठक पर ही आ गए तो फिर दोबारा पप्पू पर आएंगे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि चूंकि 1.5-2 घंटा पप्पू ये तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के दफ्तर को इंतजार करा दिया था, एक पत्रकार को मैं सुन रहा था, इसलिए उनका बदला लिया गया। बदला लिया गया अलग बात है, लेकिन कांग्रेस इस स्थिति में तो है तो कि बदला ले सकती है। तो आप कांग्रेस को इतना कमतर मत आके, और जो कांग्रेस के प्रभारी हैं वहां पे, वो जिनको हम कह सकते हैं कि खांटी कांग्रेसी की तरह अगर हम कहें तो वो खांटी कांग्रेसी हैं, और बहुत नीचे स्तर से या एकदम यूथ लेवल के नेता को कांग्रेस ने बनाया है, और वो ऐसा चेहरा बनाया, भले बैठक में नजर आते, लेकिन वो उन्होंने कम से कम कांग्रेस को बराबर पर लाने की कोशिश जरूर की है। जो वहां कांग्रेस का मोरल एक तरीके से डाउन था। लेकिन सर ये क्या है मनीष सर, लेकिन ये क्या है इस पर रिएक्शन? ये देखिए पूरा सबका सिंबल लेकिन चेहरा एक, इस पर सुनते हैं। कांग्रेस के एक नेता से भी मेरी बात हो रही थी, तेजस्वी समर्थक नेता, और वो कह रहे हैं कि ये जो है मतलब पार्टी के भीतर भी एक ये सवाल है कि आखिर जब चेहरा घोषित नहीं हुआ तो ये चेहरा क्यों? अब बैकड्रॉप पे देखिए और कोई चेहरा नहीं है, इस पर सवाल भी उठ रहे हैं। हालांकि तेजस्वी समर्थक नेता से भी मेरी बात जी नहीं, चेहरा तो देखिए घोषित हो या ना हो, लेकिन चेहरा तो तेजस्वी यादव ही गठबंधन के होंगे। और ये आप देखिए कि कैसे महागठबंधन होते होते अब ये इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहा है। जैसे महागठबंधन पहले बात होती थी तो बिहार में महागठबंधन की सरकार है, लेकिन इंडिया गठबंधन, जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन एक तरीके से जिंदा है, बिहार में भी इंडिया गठबंधन जिंदा है और इंडिया गठबंधन के बैनर तले हुआ। अब इंडिया गठबंधन में होगा तो कोई उसमें नेता होगा, कोई चेहरा होगा, तो चेहरा तेजस्वी यादव है। भले अभी इस बात की सहमति नहीं बन पाई, औपचारिक उसकी घोषणा हुई हो या नहीं हो, लेकिन जब कोई वोट मांगने जाएगा, कांग्रेस के नेता भी वोट मांगने जाएंगे, तो उनको तेजस्वी यादव के नाम पर ही वोट मांगना होगा या तेजस्वी यादव के चेहरे पर ही वोट मांगना होगा कि आप इंडिया गठबंधन की सरकार बनाइए। ये घोषित अघोषित कर सकते हैं। अब एनडीए की तरह है नहीं कि एक तरफ नीतीश कुमार और एक तरफ नरेंद्र मोदी का चेहरा हो। आने वाले समय में हो सकता है यहाँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से खड़गे या राहुल गांधी का चेहरा हो सकता था, लेकिन यहाँ बैठक मुख्यमंत्री बनाने के लिए है तो तेजस्वी यादव। लेकिन इस पर कांग्रेस में बेचैनी है, सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उन्हें चेहरा नहीं बताया गया अभी तक।
चेहरा नहीं बताया गया वो बात सही है, लेकिन बेचैन जो मुझे लगता है कि जो ऊपरी स्तर पे बातचीत हो रही है, वो ऊपरी स्तर पे बातचीत में तेजस्वी यादव के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हालांकि पप्पू यादव को लेकर अभी भी जो है पप्पू यादव, जहां तक पप्पू यादव की बात आप कर रहे थे, तो पप्पू यादव कहा जाता पप्पू यादव ने भी कल बैठक की है, और पप्पू यादव पिछले कई दिनों से सीमांचल के दौरे पे भी है। और सीमांचल में जिस दिन ओवैसी का कार्यक्रम हो रहा था, उस दिन अररिया में पप्पू यादव भी कार्यक्रम कर रहे थे, उसी वक्त कर रहे थे जिसमें ओवैसी कार्यक्रम कर रहे थे। तो पप्पू यादव भी अपने संगठन को एक तरीके से मजबूत, भले ये कहे कि वो कांग्रेस में विलय करने जा रहे हैं या विलय कर लिया है, लेकिन आपको सबको पता है कि वो आधिकारिक रूप से पप्पू यादव का विलय नहीं हो पाया था। इसलिए पप्पू यादव वहां निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे ही पूर्णिया में खड़े हुए थे। इस बार भी पप्पू यादव, जहां तक मेरी जानकारी है, पप्पू यादव अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। और पप्पू यादव की ताकत जो है, हम एक विधानसभा क्षेत्र में 2 से 5,000 10,000 के बीच की ताकत है पप्पू यादव की। बिल्कुल, उस पर सर आते हैं, उस पर सवाल लेके आएंगे। लेकिन कल पैरेलल बैठक करना और कहना कि हम बुलाएंगे प्रियंका गांधी, उसके 2 दिन पहले ये भी कहना कि हम जो है भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। उसके बाद पैरेलल बैठक करना, कहना कि प्रियंका गांधी को हम बुलाने वाले हैं, सम्मिलित करने वाले हैं। दूसरी तरफ, एक तरफ आप पहले जन अधिकार पार्टी का विलय कर चुके थे, फिर दोबारा कह रहे हैं कार्यकर्ता जाएंगे, वो खुद तो ज्वाइन कर नहीं सकते। तो ये जो सारा जेस्चर है, एक तरफ आप सही करें अपने पार्टी, तो क्या वो अलग भी जा सकते हैं किसी भी तरह से? क्या उनका इस्तेमाल कर रही है कांग्रेस, या उनको एक तरह से बेचैन बना करके चिराग पासवान की तरह इस्तेमाल तो नहीं करने जा रही है, जैसा बीजेपी ने किया था? मेरा ये सवाल है, जैसे नीतीश कुमार को बोनसाई करने के लिए। देखिए, वो अलग जा सकते हैं, ये इसकी संभावना मुझे ज्यादा लगती है कि वो अलग जा सकते हैं। इसलिए उन्होंने कल बैठक भी की, वो अपने आने वाले समय में कार्यक्रम भी करने वाले हैं, और अभी कार्यक्रम कर भी रहे हैं पप्पू यादव। और पप्पू यादव अकेले चुनाव लड़ेंगे, उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। और भले वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी उनके कार्यक्रम में आएंगे, वो आएंगे, लेकिन जब गठबंधन की औपचारिक घोषणा हो जाएगी, सीटों की घोषणा हो जाएगी, उस गठबंधन में अभी पप्पू यादव की एंट्री नहीं हो पाएगी, तो पप्पू यादव घोषित रूप से जो है वो इस गठबंधन से बाहर जाके चुनाव लड़ने की घोषणा करेंगे, और अपने पार्टी जन अधिकार पार्टी के बैनर तले वो चुनाव लड़ेंगे। तैयारी पप्पू यादव की तरफ से यही की जाएगी। लेकिन अभी मुझे लगता है कि गठबंधन का 100% रूप अभी सामने नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर अब देखेंगे कि झारखंड में इस बार हेमंत सोरेन भी बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। हालांकि उन्होंने 14 से 16 सीटों तक का दावा किया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि 3-4 सीटों तक, 5 सीटों तक जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को वहां पर सीट दी जा सकती है, और उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। खासतौर पे आदिवासी इलाकों में जो हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का प्रभाव है, उसका फायदा उठाने की कोशिश की जाएगी। और गठबंधन, इसलिए मुझे लगता है कि गठबंधन अभी पूरी तौर पे खुल के नहीं सामने है। गठबंधन का चेहरा अभी यहाँ एक और सिंबल मुझे लगता है कि यहाँ लगने की संभावना है। और इस बार हेमंत सोरेन को साइड लाइन करके बिहार में विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव लड़ेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन उस सीट में पप्पू यादव नहीं होंगे, इसकी संभावना मुझे ज्यादा नजर आती है कि और मुझे लगता है कि अगर कभी ऐसा चुनाव के बाद अगर कोई ऐसी संभावना बनी या कोई ऐसा चीज हो, तो तेजस्वी यादव जिस तरह पिछली बार चुक गए थे, तेजस्वी यादव को ये लगा था कि उन्होंने कांग्रेस को उनकी हैसियत से ज्यादा सीटें दे दी, कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं थे, तो कहीं ऐसी स्थिति ना हो जाए कि जब वो चुक जाए तो उन्हें अफसोस होगा कि तेजस्वी यादव के अहम के वजह से जो है वो इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनेगी। लेकिन ये चूहे बिल्ली का जो खेल है वो तो दिखाई पड़ रहा है ना। जैसे आप भी कह रहे हैं कि अलग भी लड़ सकते हैं, अंदर आने पे एक कवायद मुझे और दिखाई पड़ रही है, वो ये है कि पप्पू यादव कांग्रेस को कंट्रोल में भी लेना चाहते हैं। जब वो उनको शामिल कर दिया जाता है या किसी तरह से, तो वो, क्योंकि वो दबंग है, चेहरे से भी, बातचीत से भी, और पूरी उनकी पर्सनैलिटी जनता के बीच लगातार रहते हैं, तो वो ज्यादा हावी हो सकते हैं। तो कांग्रेस उनका जो इस्तेमाल कर रही है वो तो चूहे बिल्ली का खेल है ना। जैसे नीतीश जी बिदक गए थे, वैसे क्या तेजस्वी यादव को बिदकने का अधिकार नहीं है? ये तो, हालांकि नीतीश तब मजबूरी में बने भी रहे थे, वैसे ही तेजस्वी बने भी रहेंगे। ये तो चिराग पासवान घटना दोहराई नहीं जा रही है, मनीष सर।
देखिए हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि बिहार में दो ऐसे नेता हैं जो मुझे बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी नजर आते हैं। एक तो पप्पू यादव है, दूसरा उपेंद्र कुशवाहा है। और इन दोनों को कंट्रोल करना, हालांकि जीतन राम मांझी को भी कंट्रोल करना बहुत आसान नहीं है, लेकिन जीतन राम मांझी को नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया, उनको केंद्र की कुर्सी दे दी है और वो उसी में उलझे हुए हैं। लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं होते हैं, उसमें से विशेष तौर पर अगर कहा जाएगा तो पप्पू यादव का आप देख लीजिए कि वो आरजेडी में शामिल हुए थे। आरजेडी से वो पिछली बार जब वो सांसद बने थे तो आरजेडी से ही वो सांसद बने थे, जब आरजेडी की 4 सीटें आई थी बिहार में। तो पप्पू यादव थे, पप्पू यादव को लालू यादव ने टिकट दिया, वो चुनाव जीत कर भी आए। और आप देख लें कि उसके बाद पप्पू यादव, आप कह सकते हैं कि पप्पू यादव ने आरजेडी को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया, या आरजेडी पप्पू यादव के अनुकूल नहीं चल पा रही थी, जो भी करे, क्योंकि उस समय तेजस्वी यादव बिल्कुल नए नवेले थे राजनीति में। उनको लालू यादव भी पूरी राजनीति देख रहे थे और पप्पू यादव को ये गुंजाइश दिख रही थी कि वो आरजेडी, चूंकि आरजेडी एक पूरे जनाधार वाली पार्टी है, एक तरीके कहा जाए तो यादव मुस्लिम पर, उस वोट बैंक पर उसकी बहुत अच्छी पकड़ भी है। तो उस आधार पे अगर देखा जाए तो उनको लग रहा था कि वो इस पार्टी को कंट्रोल कर सकते हैं। लालू यादव जो है वो एक सजा याफ्ता हो चुके हैं, तेजस्वी यादव पॉलिटिकली कितना स्टेबल हो पाएंगे ये कोई निश्चित नहीं लग रहा था। तो पप्पू यादव ने उसी समय से आरजेडी को परेशान करना, या आरजेडी में वो अलग अलग तरीके से परेशान होते रहे, जो भी कहा जाए, वो पप्पू यादव होते रहे और अंततः पप्पू यादव को आरजेडी से बाहर जाना पड़ा। और ये सच्चाई है कि अगर वो कांग्रेस में जाते हैं तो वो कांग्रेस को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो इसलिए कांग्रेस उनको खुल के गले नहीं लगा रही है और उनको पुश कर रही है कि वो अलग से लड़े या जैसे भी। तो नुकसान जो है आरजेडी को किस तरह से, माने आरजेडी को की नकेल कसने की कोशिश हमें दिखा। लेकिन इसके पहले के दर्शकों के सवाल कुछ लें और उसके बाद तीसरे राउंड में फिर से आएंगे चेहरे के सवाल पर। लेकिन मेरा एक सवाल कि चिराग पासवान को पूरी ताकत आरएसएस ने दिया था, बीजेपी ने दिया था, कैंडिडेट भी दिया था। पप्पू जी क्या इस स्थिति में है, जन अधिकार पार्टी के अलग से चुनाव लड़के देख भी चुके हो 2020 में, तब भी तेजस्वी का बढ़िया परफॉर्मेंस था, वो भी आपने देखा। तो क्या पप्पू ऐसी स्थिति में हैं कि चिराग की परिघटना दोहरा दें, नीतीश जी को एकदम 40-42 पे सिमटा दिया जैसे, वैसी स्थिति कर पाएंगे, या पप्पू के हित में यह होगा कि वो प्रशांत या किसी का दामन थामे, तीसरा गठबंधन बनाए? क्या लगता है? नहीं, पप्पू देखिए, अब पप्पू यादव प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे, इसकी मुझे संभावना थोड़ी सी कम दिखती है। संभावना नहीं है, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल संभावना नहीं है, लेकिन राजनीति है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन पप्पू यादव कहाँ नुकसान पहुंचा सकते हैं, किसको नुकसान? तो पप्पू यादव आरजेडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि पप्पू यादव का अगर वो चुनाव मैदान में अपने उम्मीदवार उतारेंगे तो उनका क्षेत्र आपको सीमांचल से लेकर मिथिलांचल तक का, दरभंगा तक में वो अपने कैंडिडेट को उतारते हैं। और इधर अगर आप देख ले तो मगध की तरफ देख ले तो गया और औरंगाबाद के क्षेत्र में करते हैं। और ये पूरा इलाका जो है, चाहे मगध औरंगाबाद का इलाका ले ले, वो भी आरजेडी वहां पर डोमिनेट करते हैं, या कह ले तो सीमांचल में आरजेडी बेहतर पोजीशन में है कांग्रेस के मुकाबले। तो वो कोशिश पप्पू यादव की ऐसी कोशिश हो सकती है कि वो आरजेडी के कैंडिडेट को नुकसान पहुंचाए, जैसा कि पिछली बार चिराग पासवान ने कोशिश की थी कि वो नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाए, उपेंद्र कुशवाहा ने कोशिश की थी कि वो नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाए, और उसका हुआ भी। नीतीश कुमार को अगर सबसे ज्यादा किसी ने नुकसान, भले या मीडिया में चर्चा होती है कि नीतीश कुमार को चिराग पासवान ने नुकसान पहुंचाया, लेकिन अगर उसके अंदर हम जाएंगे तो दिखता है कि चिराग पासवान को सबसे ज्यादा नुकसान, माफ करेगा, नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो उपेंद्र कुशवाहा की वजह से पहुंचे। हाँ, उसमें तो ऐसी भूमिका में पप्पू यादव हो सकते हैं। पप्पू यादव के उम्मीदवार चुनाव जीत जाएंगे ये अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन पप्पू यादव तेजस्वी यादव को राजनीतिक तौर पे नुकसान कर चुके हैं। और मुझे यह लगता है कि राजनीति में नरेंद्र मोदी से कुछ सीखना चाहिए तेजस्वी यादव को, लालू यादव से सीखना चाहिए। लालू यादव ने अपने विरोधियों को भी चुनाव में लड़वाया है, जितवाया है। राजनीतिक विरोधी रंजन यादव रहे हों, उनको भी टिकट दिया, शरद यादव को अपनी पार्टी में शामिल किया, जो उनके अलग अलग समय पर राजनीतिक विरोधी रहे हों। नीतीश कुमार जो इतने बड़े उनके राजनीतिक विरोधी थे, उनको तो राजनीति में तेजस्वी यादव को बड़ा दिन रखना होगा। इसके लिए लालू यादव से भी सीखना होगा, नरेंद्र मोदी से भी सीखना होगा कि आप व्यक्तिगत लड़ाई को बाहर रखिए और
पार्टी या सरकार या राज्य इसके ऊपर देखिए। और कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को लेकर तेजस्वी यादव के अंदर क्या चल रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव को हराने के लिए आपने एडी चोटी का जोड़ लगा दिया, फिर भी पप्पू यादव को आप हरा नहीं पाए। रुपौली में विधानसभा का उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव में पप्पू यादव ने अपने मतलब कह सकते अपने दम पर तेजस्वी यादव के कैंडिडेट को तीसरे नंबर पर धकेलवा दिया। एक निर्दलीय शंकर यादव वहां से चुनाव वहां तो है पूर्णिया में खेल बिगाड़ने में अपना खेल बनाना भी जानते हैं और खेल बिगाड़ भी सकते हैं। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को पप्पू यादव की ताकत को समझना चाहिए और राजनीति में अपने ईगो से हटके भी कुछ फैसले लेने पड़ते हैं और वो लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बात तेजस्वी की भी है और बात कांग्रेस की भी है और बात पप्पू जी की भी है। पप्पू जी के लिए 2 कमेंट्स भी हैं, तो हम कुछ कमेंट्स लेते हैं, फिर तीसरे दौर में अगले दौर में हम सिर्फ एक ही सवाल, चेहरे का क्या संकट है, चेहरा तो सामने है, तो उस पर बात करेंगे। बस 10 मिनट हम लोग और बात करने जा रहे हैं, आधे घंटे की हमारी बातचीत होती है। मुझे पता है आपको कहीं जाना भी है, तो जो प्रमुख टिप्पणियां हैं जो आगे बात बढ़ाती हैं वो ले लेंगे। एक कह रहे हैं कि तेजस्वी को अभी से सीएम चेहरा बनाने से कुछ ये वाला सवाल हमारा है, हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। आरजे यादव समुदाय से बाहर है, प्रभावित हो सकते हैं, बनाने का फायदा क्या, ना बनाने का फायदा क्या, और स्वतः बनते भी जा रहे हैं, तो उस पर तो हम लोग बात करेंगे। बाकी टिप्पणियां आपकी एक हैं जो हमने दिखा दी हैं, ले नहीं रहे हैं, जिस पर बातचीत हो वही लेंगे। ये है एक तुम अच्छा, ये आपस में गप कर रहे हैं। विनोद जी कह रहे हैं कि पप्पू यादव अब्दुल दीवाना बना हुआ है, बीजेपी फंडेड है। पप्पू यादव बीजेपी फंडेड तो नहीं है, चलिए वो देखते हैं, उस पर भी आपकी टिप्पणी ले लेंगे सर, याद रखिएगा मनीष सर। ये कह रहे हैं बीजेपी फंडेड है, लेकिन एक बड़ी अच्छी टिप्पणी मुझे लगी, कांग्रेस पार्टी 500 लोगों को जुटा लेगी क्या, ये रंजन कुमार कह रहे हैं। देखिए पप्पू जी के लिए इस बार पप्पू का रोल बहुत ही रोचक है। सीट बंटवारे के बाद ही कांग्रेस पप्पू का पत्ता खोलेगा, नहीं बल्कि धमाका भी करेगा। तो ये तो तीसरे गठबंधन की तरफ भी जा सकते हैं। अजय जी का भी सवाल देख लीजिएगा। और एक मेजर टिप्पणी है, बड़ा रोचक टिप्पणी भी है, वो बता रहा हूं सर। वो है हाँ महेश यादव का, कि आनंद मोहन और पप्पू को कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये दोनों मैनेजर ऑफ मिसमैनेजमेंट है। तो ये बड़ा अच्छी टिप्पणी तो उनकी धमक से भी लोग डरे हुए हैं, कांग्रेस के भीतर भी लोग डरे हुए हैं, पर्सनैलिटी वगैरह सब ऐसे लगता है कि जो है, तो वो है इन पर कुछ टिप्पणी करना चाहें तो करें, फिर चेहरे पे बात करते हैं। जी मनीष सर, अनम्यूट करते हैं आपको, कर लीजिए। देखिए एक हमारे दर्शक का था कि बीजेपी के फंडेड है, तो पप्पू यादव अभी फंडिंग हो रही है या नहीं हो रही है, इसके लिए इसको लेकर हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। लेकिन पहले ऐसा हुआ है कि पप्पू यादव को बैकडोर से बीजेपी का समर्थन मिला है, लेकिन पप्पू यादव अभी खेल रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, जो अभी की राजनीति उनकी है कांग्रेस की तरफ से है। तो पप्पू यादव कोशिश ये कर रहा है कि कांग्रेस के तरफ से कांग्रेस की भी कुछ राजनीतिक ताकत बढ़ाई जाए बिहार में, और उनकी अपनी ताकत भी बढ़ाई जाए। और अब जब मैं तो यहाँ बता रहे हैं कि मैंने अभी देखा एक विधायक किसी को इंटरव्यू दिया कि मैं विधायक मैंने लोकसभा छोड़कर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हूँ, यानी अपने को सीएम कैंडिडेट भी फेस देने की कोशिश कर रहे हैं। जी देखिए इस बार का मुझे बिहार का चुनाव लग रहा है संजीव जी की सबसे ज्यादा रोचक होने वाला है, क्योंकि पिछली बार अगर आपको ध्यान में होगा तो इसको रोचक बनाया था चिराग पासवान ने। चिराग पासवान अलग से खड़े होकर रोचक, लेकिन इस बार छोटे छोटे प्लेयर इतने ज्यादा हैं, और लड़ाई कहाँ हो रही है, लड़ाई होगी इस बार सीमांचल में। और पिछली बार अगर नीतीश कुमार रिपीट करके आए तो उसके पीछे सीमांचल एक बड़ी वजह रही। और आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने पूर्णिया में आखिरी सभा में ये कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, और वहां से सीन बदल गया। सीमांचल में उम्मीद के मुकाबले मतलब उम्मीद से बेहतर जेडीयू ने परफॉर्म किया और नीतीश कुमार की सरकार बन गई। तो इस बार भी लड़ाई सीमांचल में, और सीमांचल में इस बार प्लेयर कौन कौन है, मतलब इन दोनों गठबंधन को अगर छोड़ दे तो पप्पू यादव भी एक प्लेयर हैं, शिवदीप लामडे भी एक छोटे प्लेयर बन के उतरे हुए हैं, प्रशांत किशोर भी एक छोटे प्लेयर हैं। तो आप
और हाँ सबसे ओवैसी महत्वपूर्ण भी है। ओवैसी। हाँ पिछली बार ओवैसी ने भी 5 सीट ओवैसी वहां लेकर आ गए थे इस बीच में। तो सीमांचल जो है ये इस बार सीमांचल जैसे पिछली बार सीमांचल ने तय किया था कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, किसकी सरकार बनेगी, इस बार भी सीमांचल ही तय करेगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा और किसकी सरकार बनेगी। ये बात अलग है कि इस बार प्लेयर बढ़ गए हैं। पप्पू यादव पिछली बार भी थे, लेकिन पिछली बार पप्पू यादव एक फेल राजनीति में फेल विद्यार्थी की तरह थे, लेकिन इस बार वो पास है। पप्पू पास हो गया है, पप्पू लोकसभा भी पास हो गया है और पप्पू विधानसभा में भी चलिए, पप्पू ने अपनी ताकत दिखाई है। इसलिए पप्पू पप्पू, यादव को इस बार मुझे लगता है कि कम थोड़ा सा आंकना गलती होगी। और पप्पू यादव को इस तरह की फंडिंग अलग अलग जगहों से राजनीति में मिलती है, मिलती रहेगी, लेकिन पप्पू यादव इस चुनाव को दिलचस्प बना सकते हैं इसमें, और सीमांचल में खास तौर पे ये इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल सर। और अब इस पर ये एक एक का सवाल भी था और हम लोगों का विषय भी है ये देखिए, अब इसका जो मामला है, प्रसंग है, हमारे एक चिट्ठी गांव घर में लोग लिखते थे। चिट्ठियां तो अब खत्म हो गई, ईमेल का दौर आ गया। तो घर में जब कोई भी माँ पिता भी, पत्नी खास करके जब लिखती थी तो ये था कि कम लिखा ज्यादा समझिएगा। तो क्योंकि कुछ संकेतों में भी होता था, कुछ ये होता था, भाई गाय बीमार है, बाबूजी की दवाई में मिल गई है, आदि इत्यादि से लेकर ननद की शिकायत से लेकर सब कुछ हो जाता था। तो राजनीति भी वही है, राजनीति सिर्फ बयानों में नहीं होता। जो कम लिखा, कम बयान आया, उससे ज्यादा समझिएगा। इस बार थोड़ा हम लोग ज्यादा समझेंगे। और ज्यादा सर ये है कि एक बयान को भी ले लीजिए, वो तो कम बोला गया था। तेजस्वी यादव ने कहा था कि आगे आगे देखिए होता है क्या, पहले गठबंधन के बाद। और जब उसके पहले बहुत सारी चर्चा थी बिहार में, चेहरा कौन, चेहरा कौन, चेहरा कौन। पहली बैठक में ही कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेहरा वो बना दिए गए, अध्यक्ष बना दिए गए। और उसके बाद जब जब मीटिंगें हो रही हैं, तेजस्वी की प्रमुखता बढ़ती। इस मीटिंग की एक खास बात यह भी थी कि इस बार दीपंकर थे, तो जो साइडलाइन माले दिखता था, इस बार एकदम से सेंटर में आ गया, तस्वीरों में कम से कम। और प्रोग्राम भी, और तो संजोग से जो लगता है जो बोल रही है सामने तस्वीर में, वो मीना तिवारी हैं। सामने माले की ही नेता लगता है बोल रहा है, यदि मैं पहचान पा रहा हूँ इस फोटो से। तो ये तो कुल मिला के, और ये चेहरा लग गया सामने। तो कहने की जरूरत नहीं है क्या, कम कहा ज्यादा समझिए, हो गया क्या? तेजस्वी यादव चेहरा तय हो गए क्या, एक बात। और दूसरी बात कि यदि होते हैं तो जो कह रहे हैं कि नुकसान होगा, ये आकलन कहा जा रहा है। यदि नहीं होते हैं तो ज्यादा नुकसान क्या नहीं होगा, मनीष सर? देखिए मुझे लगता है कि जो जहां तक चेहरे की लड़ाई है वो कांग्रेस की तरफ से अगर थी, तो जैसे कन्हैया कुमार को मैदान में उतार के कन्हैया कुमार से कार्यक्रम करा के कांग्रेस ने आरजेडी पर दबाव बनाया, तो चेहरे की बात भी करके आरजेडी पर दबाव बनाया जा रहा है। और आरजेडी पर दबाव उस तरीके से बन नहीं रहा था, इसलिए आपने देखा होगा कि अखिलेश सिंह को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। और अध्यक्ष और जो एक कह सकते हैं कि दलित चेहरा जो है वो पार्टी ने अध्यक्ष पद के लिए दिया। और ये जो और नया प्रभारी भी दिया, और नया प्रभारी जो है वो बहुत ही कड़क, हम कह सकते हैं कड़क प्रशासक की तरह ही उसको लेंगे, क्योंकि प्रभारी भी एक तरीके से प्रशासक की भूमिका में ही होता है। तो वो कड़क प्रशासक की तरह प्रभारी जो है वो नजर आते हैं। तो जो जहां तक गठबंधन के, इंडिया गठबंधन के चेहरे की बात थी या चेहरे को लेकर सवाल उठता है या कांग्रेस की तरफ से उठाया गया, तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ सीटों को लेकर आरजेडी पर थोड़ा सा दबाव बना, क्योंकि आरजेडी चाह रही थी कि पिछली बार से कम सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़े, क्योंकि पिछली बार कई सीटों पर कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं थे और कांग्रेस के उम्मीदवार हार गए और सरकार नहीं बन पाई। तो कांग्रेस चाह रही है कि जो इस बार पिछली बार के मुकाबले जितनी सीटें थी कि लगभग इस बार भी उतनी ही सीटें मिले। आरजेडी चाह रही है कि जो कांग्रेस की सीटें हैं वो कुछ कम होके उसमें से कुछ सीटें माले को चली जाए या कुछ सीटें आरजेडी लड़े, और झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर गठबंधन में शामिल होती है तो उनको कुछ सीटें कांग्रेस के कोटे से ही दिया जाए। तो ये उसकी लड़ाई, चेहरे की लड़ाई हो या जो भी लड़ाई हो, वो इन सब चीजों को लेकर हुई है। गठबंधन में तेजस्वी यादव चेहरा है, चेहरा एक उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, उसमें कोई मुझे नहीं लगता कि कोई दो राय है। एक छोटी टिप्पणी करिए कि जो लोग, जो एक छोटा, हाँ क्या पप्पू यादव
अब सवाल यह है कि पप्पू यादव इसमें शामिल होते हैं या नहीं होते हैं, ये देखना होगा। लेकिन अभी तक जो मुझे समझ में आ रहा है, पप्पू यादव अकेले चुनाव लड़ने की तरफ बढ़ रहे हैं बहुत तेजी से। हाँ, एक छोटी टिप्पणी करेगा कि ये जो हमेशा बात होती है, मेरी राय तो एकदम स्पष्ट है, लेकिन जो होती है कि उन चेहरा होंगे तो दिक्कत होगी, गैर यादवों को दिक्कत होगी, तो नहीं होंगे तो ज्यादा दिक्कत होगी, ज्यादा कंफ्यूजन फैलेगा। क्या लगता है? निश्चित तौर पे अगर कोई आपके पास चेहरा नहीं होगा तो उससे परेशानियां होंगी। और देखिए, मुझे नहीं लगता कि सवर्ण वोट अभी भी कांग्रेस के साथ उस तरीके से, जब तक आप पूरे तौर पे गठबंधन नहीं तोड़िएगा आरजेडी के साथ, तब तक ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप तलाक लेते हैं तो प्रॉपर तलाक लेना होगा। ये सिर्फ मुंह से कहने से कि तलाक हो जाएगा, ऐसी ऐसी बातें नहीं होती है। तो पेपर पे भी तलाक होना चाहिए। ऐसी स्थिति होगी तभी सवर्ण का झुकाव कांग्रेस पार्टी की तरफ हो सकता है। और इसका प्रयोग कांग्रेस ने कई बार, अब अखिलेश सिंह को अध्यक्ष बनाया, उससे क्या फायदा हुआ? अगर पिछली बार देखिए, पिछली बार सवर्ण वोटरों ने, खासतौर पे भूमियार जाति के वोटरों ने आरजेडी को वोट किया था, उसमें कोई सवाल पैदा नहीं हो सकता है कि आरजेडी को वोट नहीं किया था। पिछली बार आरजेडी को वोट किया था क्योंकि क्योंकि बीजेपी से खासतौर पे लोग नाराज थे, खासतौर पे सवर्ण वोट भूमियार जाति के। उसका खामियाजा एनडीए को हुआ, उसका फायदा गठबंधन को हुआ। अभी वो स्थिति नजर नहीं आती है कि कुछ है, सवर्ण के कुछ वोट लेके आएंगे। अब मुजफ्फरपुर में देखिए, जैसे मुन्ना शुक्ला की अरेस्टिंग हुई, उसको लेकर थोड़ी सी नाराजगी, अभी भूमियारों का एक कार्यक्रम भी हुआ था, उसमें भी इन सब मुद्दों पर उठा। तो वहां मुजफ्फरपुर इलाके में कुछ दिक्कतें आ रही हैं बीजेपी को, क्योंकि सुरेश शर्मा है वो अलग थलग एक तरीके से पड़े हुए हैं, तो भूमियार जो उनके नेता हैं वो अलग थलग पड़े हुए हैं। अजीत सिंह है, वो भी भूमियार जाति पूर्व मंत्री हैं, वो भी अलग थलग एक तरीके से पड़े हुए हैं। लेकिन बीजेपी इसकी भरपाई कर लेगी। कांग्रेस सवर्ण वोट बहुत ज्यादा खींच पाएगी, इसकी मुझे संभावना कम लगती है। और इसीलिए ये मुझे लगता है कि गठबंधन में तेजस्वी यादव का चेहरा देने से कोई नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल, बल्कि परजीविता के आधार पे ही जो नंदलाल यादव कह रहे हैं, इस बार की पॉलिसी कांग्रेस की परजीविता की है। हालांकि माले मजबूती देती है, मनीष जी भी कई बार हम लोग बातचीत करते मानते ही हैं। तो कुल मिलाकर के दो तीन चीजें स्पष्ट हैं, थोड़ा सा परंपरा से, थोड़ा नए गीतों से। लगता है कि पप्पू जी ने वो पुराना वीडियो देखा था जिसमें हमारा टाइटल ही था कि पूछी न आछी मैं दुल्हन की चाची। हम लोग इस तरह के मुहावरों में बात कर रहे हैं, तो उन्होंने एक जवाब दिया सवाल के जवाब में कहा कि मेरा पति मेरा देवता है। तो आज का कोड लाइन है कि थोड़ा लिखा ज्यादा समझिएगा। मनीष जी ने जितना कहा, जितना संजीव जी ने कहा, या जितना तेजस्वी यादव कह रहे हैं, जितना मनोज झा कह रहे हैं, उससे ज्यादा बात है जितना अल्लाह बरू कह रहे हैं। क्योंकि कल जो हुआ है, कल की ये तस्वीर बेहद मारक भी है। मारक इसलिए कि लगातार आरजेडी अपने को पुश करते हुए दिखाई पड़ रही है। तेजस्वी यादव अघोषित चेहरे के तौर पे सामने आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कांग्रेस में थोड़ी थोड़ी बेचैनी भी है, लेकिन बेचैनी वो कंट्रोल हो सकती है। हमने पप्पू जी की पूरी व्याख्या की और महागठबंधन की। कल फिर मिलते हैं किसी और विषय के साथ। मनीष जी, आप आए हमारे साथ, समय निकाल के। आप जाने वाले हैं अभी कहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और सारे आउटसाइड पैनलिस्ट जिनका इनपुट बेहतर था, आप सबको भी धन्यवाद, नमस्कार।